नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन देश दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। सीमा विवाद पर नेपाल की सरकार ने भारत के साथ बातचीत के सुझाव से साफ इनकार कर दिया है। नेपाल की संसद में वहां के केपी शर्मा ओली सरकार ने संविधान में संशोधन का बिल पेश किया है। इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे और राष्ट्रीय प्रतीक को बदला जा रहा है। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखलाया है। ये 3 इलाके हैं काला पानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख, जो भारत की सीमा में आते हैं, लेकिन नेपाल इन पर दावा करता आया है। नेपाल की सरकार को संसद के भीतर मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया है। अपने नए नक्शे में नेपाल ने कुल 395 वर्ग किलोमीटर के इलाके को शामिल किया है। इसमें लिपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी के अलावा गुंजी, नाभी और कुटी गांव को भी शामिल किया गया है। नेपाल ने काला पानी के कुल 60 वर्ग किलोमीटर के इलाके को इस नक्शे के जरिए अपना बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि उन्हें सितंबर या उसके बाद तक ग्रुप ऑफ 7 समिट को स्थगित करना पड़ेगा। यह वार्षिक शिखर सम्मेलन इस साल 10 से 12 जून के दौरान अमेरिका में होने वाला था, लेकिन फिलहाल इसे सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर वीडियो सम्मेलन के माध्यम से इसकी मेजबानी की जाएगी। ट्रंप ने कहा, मैं G7 समिट को स्थगित कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जो चल रहा है उसे G7 ठीक से दर्शा पा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वो आमंत्रितों की सूची को और बढ़ा रहे हैं और उन्होंने सूची में ऑस्ट्रेलिया, रूस, दक्षिण कोरिया और भारत को भी शामिल किया है। आमंत्रितों की मूल सूची में जो सदस्य हैं वे दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं हैं। हालांकि वर्तमान प्रारूप के हिसाब से ट्रंप को लगता है कि इस सूची में देशों का समूह बहुत पुराना है। अमेरिका में अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और पुलिस के हाथों अन्य अश्वेत लोगों की हत्या के विरोध में चल रहे प्रदर्शनों की आंच न्यूयॉर्क से लेकर टुल्सा और लॉस एंजलिस तक फैल चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कारों में आग लगा दी और दोनों पक्ष से लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। फ्लॉयड की मौत के बाद मिनीपोलिस में शुरू हुए प्रदर्शन ने शहर के कई हिस्सों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। इसमें इमारतों को जला दिया गया और दुकानों में लूटपाट की गई। मिनीपोलिस में इस सप्ताह तब प्रदर्शन भड़क उठे जब एक वीडियो में पुलिस अधिकारी को 8 मिनट से अधिक समय तक घुटने से फ्लॉयड की गर्दन दबाते हुए देखा गया। बाद में चोटों के कारण फ्लॉयड की मौत हो गई। मध्य यूरोप में स्थित देश रोमानिया के प्रधानमंत्री को कोरोना संकट काल में अपने मंत्रियों के साथ बैठना और धूम्रपान करना महंगा पड़ गया। इसके लिए न सिर्फ सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई, बल्कि भारी भरकम जुर्माना भी उनको भरना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान को बिना मास्क मंत्रियों के बीच बैठकर धूम्रपान करते देखा जा सकता है, जो देश में कोरोना के कारण पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये कानून उन्होंने खुद बनाया था। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि यह तस्वीर 25 मई की है। उस दिन उनका बर्थडे था और कैबिनेट के मंत्री उन्हें बधाई देने पहुंचे थे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने के लिए उन्होंने करीब $690 का जुर्माना भरा है। कोरोना महामारी की काट खोजने में इस समय दुनिया भर के वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। कई देशों में वैक्सीन पर शोध चल रहे हैं। चीन भी वैक्सीन बनाने में जुटा हुआ है। चीन के एक आयोग ने बताया कि चीन निर्मित कोरोना वैक्सीन साल के आखिर तक बाजार के लिए तैयार हो सकती है। बाजार में आने के लिए यह वैक्सीन साल के आखिर या फिर 2021 की शुरुआत तक तैयार हो सकती है। इस वैक्सीन को लेकर दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। जानकारी के अनुसार बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की उत्पादन क्षमता सालाना 10 करोड़ से लेकर 12 करोड़ खुराक की होगी। भारत में अक्टूबर से बन रही करीब 6 वैक्सीन प्री क्लिनिक ट्रायल के स्टेज में पहुंच जाएंगी। इनमें 2 वैक्सीन ऐसी हैं जिनका निर्माण CSIR और ICMR की लैब में किया जा रहा है। इसके साथ ही ड्रग्स को लेकर भी तेजी से चल रहे ट्रायल का अगले कुछ ही महीनों में परिणाम सामने आ सकता है। फिलहाल इस ट्रायल में HCQ भी शामिल है।
देश का अंग्रेजी नाम इंडिया से बदलकर भारत करने का निर्देश देने की मांग करने वाली एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 2 जून को सुनवाई करेगी। यह याचिका नमहा नामक एक याचिकाकर्ता ने दाखिल की है। नमहा ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये याचिका जो मैंने दायर की है, तो ये याचिका पहले भी दायर हुई थी। निरंजन भटवाल साहब ने ये दायर की थी, जिसपे शायद नोटिस भी हुआ था गवर्नमेंट को, और वो गवर्नमेंट ने उस पर क्या एफिडेविट दिया था उसकी जानकारी मुझे नहीं है। तो ये एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सी है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 जो ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो दैट लाइन में बी इज यूनियन ऑफ स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट इज भारत मेक सेंस। तो इसी पर ये सवाल बना, और जब डिस्कशन हुआ तो सारी चीजें निकालने के बाद तो हमने देखा कि इसको सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट इसको गवर्नमेंट को निर्देशित करता है या इसको लॉ बाइंड करता है कि ये उनके अंडर आता है या नहीं आता, तो इस पे क्या सवाल और क्या जवाब आएगा ये 2 तारीख के बाद ही पता लगेगा। देखिए, ये तो देश की जनता की ब्लेसिंग्स हैं, काफी लोगों की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, काफी लोग इसको बेतुका भी बता रहे हैं कि इस चीज की क्या जरूरत थी, बट इस चीज की एक बहुत बड़ी जरूरत है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि देश का नाम भारत गणराज्य और रिपब्लिक ऑफ इंडिया हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है और जिसपे नेशनैलिटी भी है इंडियन। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट हो जाती है। जैसे पीछे मैंने एक हमारे प्रेसिडेंट महोदय का, रामनाथ कोविंद जी का एक वो देखा लेटर हेड, तो उसपे नीचे लिखा हुआ था भारत गणतंत्र, और बहुत जगह सुनने में भी आता है कि भारत गणतांत्रिक भारत, भारत गणतंत्र। तो देखिए, हम तांत्रिक नहीं हैं, हम मांत्रिक हैं। मंत्र की ताकत को तो हम समझते हैं, लेकिन तंत्र की ताकत से दूर रहना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया है। तो अब देखिए, इसीलिए इसको लगाया गया है कि कोरोना लॉकडाउन सबसे ज्यादा परेशानी का सबब प्रवासी मजदूरों के लिए बना हुआ है। अन्य राज्यों में फंसे मजदूर अपने घर पहुंचने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करते रहे। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने उनके लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई ताकि वो आराम से घर पहुंच सकें। हालांकि इन ट्रेनों से यात्रा करने के बाद भी अब तक 80 लोगों की जान चली गई। इस डेटा के सामने आने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। प्रियंका ने कहा, श्रमिक ट्रेनों में 80 लोगों की मृत्यु हो गई, 40 ट्रेनें लेट चल रही हैं, कितनी ट्रेनें रास्ता भटक गई, कई जगह यात्रियों के साथ अमानवीय व्यवहार की तस्वीरें हैं। इन सब के बीच रेल मंत्रालय का ये कहना कि कमजोर लोग ट्रेन से यात्रा न करें, चौंकाने वाला है। प्रियंका ने स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय की सलाह पर जारी एडवाइजरी पर भी हमला किया, जिसमें बीमार, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग से ग्रसित, कैंसर पीड़ित और इम्यून डेफिशिएंसी वाले कमजोर लोग, गर्भवती महिलाएं, 10 साल की आयु से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को बहुत आवश्यक न होने पर यात्रा न करने की सलाह दी गई थी। पीएम मोदी की 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील समेत अन्य मुद्दों पर राय रखते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री कई अवसरों पर अपनी चिंताएं जाहिर कर चुके हैं और सावधानी बरतने की अपील कर चुके हैं, और मन की बात में भी 2 गज जमीन की दूरी बनाए के रखी जाए, ये उनका संदेश है। करोड़ों लोग संक्रमण के दौरान अपना रोजगार खो बैठे, उनके सामने घर जाने की समस्या थी। सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर के श्रमिक एक्सप्रेस चलाई ताकि लोग अपने घर पहुंच सकें। हम प्रधानमंत्री से सहमत हैं, जिस तरह की पीड़ा और कठिनाइयों से हमारे प्रवासी श्रमिक भाई, कामगार भाई गुजरे हैं, वो उस दर्द का बयान नहीं किया जा सकता, और एक तरीके से समूचे समाज की संवेदनहीनता का भी इसमें परिचय मिला है। WHO ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारत ने प्रारंभिक दिनों में जिस तरह की सख्ती बरती, अनुशासन बरता, उसी का नतीजा है
कि यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में संक्रमित लोगों की भी और मृत लोगों की भी संख्या कम है। आरजेडी नेता मनोज झा ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम समेत अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही, लेकिन इसको जब जमीन पे उतारने वाले लोग हैं ना, एक बार प्रधानमंत्री जी को स्वयं मूल्यांकन करना पड़ेगा। श्रमिक ट्रेनों की क्या हालत है, उसमें आवाजाही के क्या हालत है, उसमें कितनी तरह के इंतजाम हैं, 90 घंटे का सफर होता है, क्या सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों को, और जब सवाल पूछे जाते हैं तो कहा जाता है कि रूट रैशनलाइजेशन हो रहा है, हेवी ट्रैफिक हो रहा है, जो बेमानी है, बेमतलब है, आधारहीन है। कई दफा अगर कोई गलती होती है तो स्वीकारोक्ति से कोई छोटा नहीं हो जाता। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को सीधे अपने स्तर पर श्रमिक ट्रेनों की आवाजाही का, उसमें उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करना चाहिए। देखिए, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, बहुत सुखद लगा, लेकिन क्या विलंब नहीं हो गया? क्या किसी महीने के आखिरी रविवार का इंतजार करना चाहिए था? मन की बात के तहत प्रधानमंत्री जी कभी भी कह सकते थे। दूसरे और तीसरे लॉकडाउन के बीच में हमने वो डरावनी छवियां देखी हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सब सामूहिक रूप से गुनाहगार हैं। मैं सत्ता पक्ष को ही नहीं कह रहा हूं। हमने उस विशाल वर्ग की कोई चिंता नहीं की। स्टे होम, स्टे सेफ, सिर्फ एक उच्च मध्यम वर्गीय अवधारणा बनाने की कोशिश की। मैं इतना ही कहूंगा प्रधानमंत्री जी से, स्वीकारोक्ति है, पीड़ा को आप साझा करते हैं, लेकिन इस पीड़ा को साझा करने से आगे जाकर के बातें बतानी होंगी, क्योंकि अभी भी वो वल्नरेबल है। महामारी से कितने लोग मरेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन कोरोना के मिसमैनेजमेंट के कारण जो जाने जा रही हैं, उसके बारे में कोई चर्चा, उस पर कोई संजीदगी से पहलकदमी, वो आवश्यक। कोरोना संक्रमण के बीच 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोले जाने के फैसले का साधु संतों ने स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने इस दौरान मंदिर मठों में साधु संतों से भारत सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन को पालन कराने की भी अपील की है। इसी कड़ी में जूना अखाड़ा के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, हमारे लिए आनंद और हर्ष का विषय है और खुशी की बात है। बहुत से लोगों भक्तों के मन में ये भाव था और बोलते भी थे कि करीब 2.5 महीना से मंदिर बंद है। इस महामारी की जो स्थिति बनी हुई है, पूरा विश्व के अंदर में संकट की स्थिति है। कोरोना में जो है हम लोग भगवान का प्रार्थना भी नहीं कर सकते, उनकी प्रभु की, परमात्मा की करुणा भी प्राप्त नहीं हो सकती है। तब हमने, हमारे भारत साधु समाज ने और सभी संपूर्ण देश के संतों ने, सामाजिक संगठनों ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से और योगी जी से प्रार्थना किया था। तो ये सबका भावनाओं को सुनते हुए अब जो है 8 जून को मंदिर खुल रहे हैं। हम लोग सभी नियमों का पालन करेंगे, जो प्रशासन का नियम होगा उसको पालन करते हुए और सारी चीज़ों को व्यवस्था बनाते हुए 8 जून से सब मंदिर खुलेंगे। तो हम ये भक्तों के लिए विशेष रूप से परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि कोरोना से भारत जो है वो जीतेगा और कोरोना जो है वो हारेगा। कोरोना हारना है और भारत का विजय होगा, भारत जीतेगा। तो इसी भावनाओं के साथ में, विश्वास के साथ में कि हमारे योगी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय श्री अमित शाह जी को और हमारे रक्षा मंत्री जी और विशेष रूप से हमारे गाजियाबाद के वीके सिंह जी का, इन सबका हम हृदय से आभार करते हैं कि गाजियाबाद के और समस्त देश के जो ये धार्मिक स्थान जो ये खुल रहे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था। हालांकि अब अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और लोगों को राहत देने के लिहाज से सरकार ने देश अनलॉक करना शुरू कर दिया है। इस पर पंजाब के अमृतसर के निवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बहुत ही ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਅਨਲੌਕ 1 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਲੌਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਧਾ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ देसी अपने देश वाले प्रोडक्ट को अपनाना पड़ेगा लोगों को। निश्चित तौर पर जो सरकार की नई गाइडलाइंस आई हैं
उसके कारण देश के अंदर जो रोजगार है वो बढ़ेगा और लोकल प्रोडक्ट को जो है वो ज़्यादा पहचान मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। जो केंद्र सरकार ने फैसला किया कि 8 जून के बाद होटल इंडस्ट्री भी खुल सकेगी, मैं समझता हूँ कि जो इंडस्ट्री पिछले 70-75 दिन से बंद पड़ी थी उसको राहत मिलेगी। बड़ा स्वागत योग्य कार्य है, क्योंकि ये टूरिज्म इंडस्ट्री जब चलेगी तो बहुत लोग जो हैं इसके साथ जो उनको रोजगार मिल पाएगा और बहुत लोग जो है वो काम अपने काम पर आने लगे। हाँ जी राहत मिलेगी, क्योंकि कपड़ा व्यापारियों भी कपड़ा खुलेगा, माल बिकेगा, साडा भी कपड़े का काम है, वो खुलेगा तो काम चलेगा ना, लोगों के मॉल खुलणगे फिर चलेगा काम, लोग खरीदणगे तो साडा भी कुछ इनकम होएगी, यात्री आएंगे बाहरों लैणगे समान तो फिर ही है ना। हाँ जी ये बहुत वधिया काम किया जिहड़ा उन्होंने खोलता है। चलो जी सारे लिए बहुत वधिया काम है कि लोगों की रोटी पानी चलेगी। इस तो कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। भारत में भी कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में अभी कोरोना की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 5 की घोषणा की है, लेकिन इस बार इसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। अनलॉक 1 की घोषणा के बाद आज असम के गुवाहाटी में भी लोग घर के बाहर निकले और जो भी केंद्र की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। ये बिजनेसमैन के लिए तो अच्छा है बोला, बिकॉज होटल इंडस्ट्री बंद था, बाकी अदर हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री बंद था बोला वो, तो इन लोग के लिए काफी लोग अभी बिजनेस खोलेगा तो अच्छा होगा डेफिनेटली बोला, राइट। तो अभी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा बोला वो, मुझे फील हो रहा है बोला ये। और प्लस इंट्रा स्टेट कम्युनिकेशन भी चालू होगा बोला वो, अभी तक चालू नहीं हुआ था, राइट। अभी आई होप कि ये लोग सही तरह से अगर चलेंगे बोला वो, बट प्रोवाइडेड यहाँ पे जो अपना लॉकडाउन के टाइम पे जो अपना मास्क पहनना है, बस सैनिटाइजर यूज करना है बोला वो, ये सब चलता रहेगा बोला वो, राइट। ये होने से आई थिंक अपना केसेस इतना ज्यादा बढ़ेगा नहीं यहाँ पे असम में स्पेसिफिकली, बिकॉज गवर्नमेंट ने काफी स्टेप लिया हुआ है, यहाँ पे अच्छा स्टेप लिया हुआ है। आई थिंक दिस कोविड-19 विल बी अंडर कंट्रोल नाउ, डिस्पाइट लॉकडाउन 5.0 ओपन हुआ है इसके लिए बोला वो। मोदी जी को क्या बोलना चाहेंगे? मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिकॉज इन्होंने जो भी स्टेप लिया हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पीपीई किट के डिस्पोजल को लेकर जिला अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कोरोना मरीज के इलाज में इस्तेमाल की गई एक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट को अस्पताल के डस्टबिन में ही फेंक दिया गया। अब इस मामले पर जिले के सीएमओ डॉक्टर दीपक ओहरी ने अपनी सफाई पेश की है। जिला अस्पताल की दीवार के किनारे पे एक पीपी किट मिली है। अंदर से कोई डॉक्टर या हमारा स्टाफ तो बाहर आएगा नहीं फेंकने, क्योंकि अंदर ही डिस्पोज करते हैं वो, तो माइट बी पॉसिबल कि किसी एम्बुलेंस वाले ने उतार के फेंकी होगी जल्दी में। तो इसकी हम जांच करा रहे हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रोटोकॉल वही होता है कि पीपी किट को प्रॉपर डिस्पोजल किया जाता है, ठीक है सर। तो हम इसकी जांच करा रहे हैं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये ना माने गौतम बुद्ध नगर एक तरफ कोरोना को हराने में लगा, वहीं अब इस तरीके से हरकत सामने आ रही है। कुछ अनजान लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। जांच में कोई दोषी पाया गया तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? उसके खिलाफ जिस तरीके का दोष है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हम लोग कोरोना वायरस संक्रमण काल में भी पठानकोट का राजू शहंशाह साबित हुआ। उसके काम की गूंज आज पीएम नरेंद्र मोदी के मुंह से भी सुनाई दी। पीएम ने आज मन की बात कार्यक्रम में राजू का जिक्र किया और कहा कि राजू कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच जरूरतमंदों के बीच मास्क और राशन बांट रहा है। पंजाब के पठानकोट में चौक चौराहों पर भीख मांगता राजू चलने फिरने में असमर्थ है। धूल से भरे कपड़े, कभी रेंगते हुए तो कभी व्हील चेयर पर वह भीख मांगता है, लेकिन उसकी सोच काफी बड़ी है। वह दुनिया के लिए भले ही भिखारी दिखे, लेकिन वह जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहता है। पठानकोट में अधिकांश लोग राजू को जानते हैं। जहां भी मदद की जरूरत होती है वह अपनी हैसियत के अनुसार देता है। पठानकोट की डांगू रोड स्थित एक पुलिया टूट गई थी। यहां कई लोग हादसे का शिकार हो गए। राजू भी यहां हादसे का शिकार हुआ था। सरकारी महकमा पुल को ठीक करने के लिए कदम नहीं बढ़ा पाया तो राजू ने खुद इसको बनाने का बीड़ा उठाया। उसने मिस्त्री बुलाकर पुलिया की मरम्मत करवाई। राजू अब तक कई बेसहारा लोगों को इस तरह से सहारा दे चुका है। जिन्हें राजू के कार्यों के बारे में पता है वह उसे दिल खोलकर दान देते हैं। जो मैनू
इस मन की बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात विच मेरा जिक्र किया है कि एक अपना पाज होंदे हुए अपने आप को पाज नहीं समझता, ये सेवा फिर भी कर रहा है और मैं इस तरह ही सेवा करता रहा और प्रधानमंत्री का लख लख शुक्र करदा। मैं लोगों की सेवा दे विच एक जुड़ के सेवा करता रहांगा, चाहे मैं लोगों को सेवा लेना हाँ चाहे मैं किस तरह करना है। हजे तक कि तुसी मेरा अकाउंट देख सकते हो, मेरे अकाउंट कुछ भी नहीं तुहानू नजर आएगा। जो कमाना मैं लोगों की सेवा चला देना। हुण तक मैं इत्थे रोड ते अपना गुजारा करदा हाँ, नाल लोगों की सेवा भी करदा। हजे तक मैं 5000 दे मास्क जेडे बन चुका हाँ, जिन्होंने मेरी खबर लाई सी, मैं उन्होंने भी धन्यवाद कर। महाराष्ट्र सहित मुंबई में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और हॉस्पिटल में बेड की कमी को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने घोषणा की है कि मुंबई की सभी 227 शिवसेना शाखा को कोविड-19 का हॉस्पिटल बना दिया जाएगा, जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। सरकार के आदेश के बाद मुंबई की शिवसेना शाखा क्रमांक 25 में शिवसेना नेता योगेश के नेतृत्व में कोविड-19 क्लिनिक बनाने का काम शुरू हो चुका है। इस मौके पर स्थानीय शिवसेना विधायक प्रकाश सुर्वे और शिवसेना नेता योगेश भोईर के साथ एएनबी संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी ने खास बातचीत की। उद्धव साहब ने जैसा आदेश दिया है उसी तरह से हम शाखा में भी हॉस्पिटल्स तैयार करेंगे, छोटे छोटे डिस्पेंसरियाँ तैयार करेंगे। शाखा की जैसी उपलब्धता है, जिसकी जितनी जगह है उस हिसाब से वहाँ ऊपर से जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से हम करेंगे। स्थानिक डॉक्टरों को साथ मिलेंगे, हमारा शाखा प्रमुख, हमारे नगर सेवक मिलके हम सब एक काम करेंगे। सर, शाखा में क्या डॉक्टर भी अवेलेबल रहेंगे? या डॉक्टर, स्थानिक डॉक्टरों को हम अवेलेबल करेंगे। सब डॉक्टरों से मैंने बात करके सब उनको पीपी किट देके उनकी डिस्पेंसरी चालू करने का काम हम लोग ने आदित्य साहब के कहने पे किया है। मतलब बीएचएमएस रहेंगे कि एमबीबीएस डॉक्टर रहेंगे सर? जैसे डॉक्टर्स मिलेंगे वैसे हम करेंगे। एमबीबीएस भी लेंगे, कोई बीएमएचएस भी लेंगे और उससे ऊपर का अगर लगेंगे उनकी जरूरत पड़ेगी तो उनको भी बुलाया जाएगा। इस वजह से क्या कोरोना कम हो जाएगा सर? अभी देखो, नजदीक मिलेगा तो लोग वहीं के वहीं जल्दी आ जाएंगे ना, किसी को वेट ना करना पड़े उपचार के लिए, ये हमारी सोच है। किसी को भी उपचार नहीं मिलता है, ऐसा मुंबई में होना नहीं चाहिए। जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार चिंतित दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि सभी शाखा, जो शाखा शिवसेना शाखा रहेगी, उसको हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाएगा। इस समय मुंबई के कांदिवली शाखा नंबर 25 में उपस्थित है। आप देख पा रहे हैं कि ये वही शाखा शिवसेना शाखा है जिसको कोविड-19 का हॉस्पिटल बना दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार मुंबई में जो कोविड-19 का हॉस्पिटल है, बेड की कमी पड़ती नजर आ रही है, लगातार लोग मांग कर रहे हैं। उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लिया है कि सभी शिवसेना शाखा को जो है कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। अंदर दिखाएंगे कि किस तरह से एक शाखा में तैयारी की जा रही है कि लोग आएंगे और यहाँ उपचार कराएंगे, उनका प्रॉपर इलाज किया जाएगा। अगर जांच की बात की जाए तो एक मशीन है जिससे टेम्परेचर जांच किया जाएगा, इन्फेक्शन जांच किया जाएगा। दूसरी एक छोटी मशीन है, उसके द्वारा भी इसकी जांच हो पाएगी। इससे पता लग पाएगा कि किस तरह का संक्रमण है और संक्रमण है या नहीं है। तमाम लोग जो है बैठे हैं, एक जांच कराने के लिए उपस्थित हैं। ये जो शाखा है इसमें जिस तरह की दूरियां रहेंगी, जितना तय निर्धारित किया जाएगा उस हिसाब से बेड बनाया जाएगा और लोगों का इलाज किया जाएगा। शाखा प्रमुख के तौर पर हमारे साथ शिवसेना नेता मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह की जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन होगा। पूरे मुंबई में बताया जा रहा है कि 270-72 जो है शिवसेना शाखा है, लगभग उसी तरह से उनके नाम को देखते हुए उसमें बेड लगाया जाएगा और वही जानकारी देंगे कि किस तरह से आगे की पूरी भूमिका रहेगी। बताइए। नमस्कार, सर्वात पहिला सर्वांना जय महाराष्ट्र। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने 2 दिन पहले ही ऐसा ऐलान कर दिया है कि जहां जहां हमारी शाखाएं हैं, 227 जगह पे हमारी शाखाएं हैं, वहां पे हमारे डॉक्टर्स बैठेंगे और वहां से हम लोग अस्पताल मतलब डिस्पेंसरी चालू करेंगे। ये प्रिकॉशनरी है, मतलब अगर सिम्टम्स आना है, किसी को सर्दी खांसी बुखार ऐसे कोई सिम्टम्स दिखते, लक्षण दिखते हैं, तो हमारी शाखा से ऑपरेट करेंगे। इन्होंने एक अलग से ये किया है कि शाखा का इस्तेमाल ये लोगों की सेहत के लिए करना चाहिए, जो बहुत ही सराहनीय है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे तथा हमारे पालक मंत्री आदित्य जी ठाकरे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे उपकरण है,
कि यहाँ पे देखा होगा एक ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर पल्स रेट और आपका शरीर का ऑक्सीजन, ये टेम्परेचर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये टेम्परेचर और इसका ऑक्सीमीटर और थर्मल गन जो आपका शरीर का तापमान कितना है ये दिखाता है। हमने ये 50-50 नग मंगाए हैं नगर सेविका माधुरी भोईर इनके निधि से। जाहिर सी बात है, जिस तरह से लगातार मुंबई में कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह जो है निर्णय लिया है कि हर शाखा में जो है कोविड-19 का एक डिस्पेंसरी बनाया जाएगा, वहां इलाज किया जाएगा। जिस तरह से योगेश भाई अभी बता रहे थे कि स्थानिक जो डॉक्टर रहते हैं उनको बुलाया जाएगा, प्रतिदिन अल्टरनेट डेट पर उनको जो मौका दिया जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा। रही बात है कि जिस तरह से सेवा महाराष्ट्र सरकार कर रही है, उस तरह से लोगों को भी इसमें आगे आकर कदम बढ़ाना चाहिए। कैमरा पर्सन प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। इसी के साथ देश दुनिया में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। आओ मिश्रा जी आओ। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल। मैं सुनिया तुसी अपने घर जाना चाहते हो? नहीं जी, हुण तो सारियां फैक्ट्रियां खुल गईयां ने। ये तो बहुत वधिया गल है। सरकार ने सानू